है न्यूज और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। मैं इसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजट की ट्रांसपेरेंसी की सराहना की है। साथियों, भारत कोरोना की लड़ाई में रिएक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रोएक्टिव रहा है। चाहे वो कोरोना के काल में किए गए रिफॉर्म्स हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, इसी प्रोएक्टिवनेस को बढ़ाते हुए आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है। साथ ही हम एक्टिव पर, स्टेटस को पर भी अटके नहीं हैं और हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट भारत के कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम के अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल को टैप करने में बजट बहुत बड़ी मदद करेगा। इस बजट में जिस तरह से रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम पर बल दिया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी। भारत उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा। साथियों, देश के सामान्य मानवी का
महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता, इस पर इस बजट में विशेष बल दिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, रोजगार के लिए बहुत लाभ होगा। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस पर बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फिर से एक बार वित्त मंत्री जी और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ और हर वर्ग ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਅਗਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਗਰੋਥ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ तमाम ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ 2021 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ तमाम ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ तमाम ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ तमाम ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਵੇ ਔਰ तमाम ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। कोई उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा, क्योंकि इसके पहले भी 5 मिनी बजट एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। कई पैकेज की घोषणा हुई है जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ये शानदार बजट है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। बड़े प्रमाण पर इंपोर्ट करने वाले ऑटो स्पेयर पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाई गई
उसके कारण मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और ये जो 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ये पिछले साल तक यानी आने वाले साल को पूरा करेंगी तो 6 लाख करोड़ की हो जाएगी। और ये देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देने वाली इंडस्ट्री है। अब इसमें और दूध में शक्कर है, स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर हुई है। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी के बेनिफिट्स काफ़ी बड़े हैं। तो जो गाड़ी स्क्रैप करेगा वो नई लेने वाला ही है। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते एयर बैग्स को भी मैंडेटरी किया है। तो ये मुझे लगता है ये सब फायदा होगा। इससे करीब 10,000 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट आएगी और करीब 50,000 नए जॉब क्रिएट होंगे ये स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण। और ये जो नेशनल पाइपलाइन जो बनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है, उनको भी मदद मिलने वाली है और पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। और हमारा बजट भी जो 91,000 से अब 1,18,000 करोड़ तक बढ़ा है। तो ये भी बहुत अच्छा है कि जिसके कारण इसमें काफ़ी गति आएगी। ये बजट में असाधारण स्थिति में बड़े साधारण और एक निजीकरण की राह पकड़ते हुए सरकार खुद को बचाना चाहते हैं। स्थिति असाधारण, बजट निजीकरण की राह पे चले। दूसरी बात, ये बजट में अगर देखा जाए सही ढंग से तो देखने को मिलता है कि कुछ राज्यों में चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर रोड फॉर वोट बना दिया। बहुत सारे पैसा खर्चा करने की तो बात किए हैं, लेकिन हमें क्या मिला? कोई ग्रांट नहीं मिला। हमारी ये उम्मीद था कि सरकार कैश ट्रांसफर करेगी गरीब लोगों को बचाने के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए कुछ करेगा, लेकिन कुछ नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, मतलब नाउ सरकार की राय ये है कि कंट्री शुड बी पुट ऑन सेल, बेच दो। ਉਹ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ। ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਮੋਸ਼, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। 10 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 10 ਚੋਂ 2। 10 ਚੋਂ 2 ਫੇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਲ ਕਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਬਜਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਬਜਟ 2021-22 ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 13% GDP ਦਾ 13% ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟੀ ਆ ਕਰੋਨਾ COVID-19 ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਊਨ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 13% ਹੀ ਕੇਵਲ GDP ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਨਰਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। 1,18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਸ਼ ਹੱਬ ਵੀ ਜੇ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ
ਇਸਪਾਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ये आधारहीन बजट है, तर्कहीन बजट है। सरकार कर्जे ले ले करके कैपिटल बढ़ा रही है, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, सरकार अपना एसेट बेच रही है। और ये बजट में मैंने देखा है कि ये दाल चना सब महंगा हो गया है। भैया पेट्रोल डीजल पे आपने 4% एसेस लगा दिया, एग्रीकल्चर का भट्ठा बढ़ा रहे हो और साथ में आपने इंडस्ट्री का भी भट्ठा बैठाया, आम लोगों को के आपने जेब पे ढाका डाला है। भैया ये एसेसरी सारी महंगी है, मोबाइल महंगे हो गए और उन स्पेयर पार्ट महंगे हो गए। आप कह रहे हो कि ये जो बजट है ये देश में पहला पेपरलेस बजट है। भैया ये जो बजट है ये बेसलेस बजट है, ये गलत बजट है। ये बजट देश का भट्ठा बिठाएगा, देश को